जय हिंद साथियों, आपका उत्तर प्रदेश लेखपाल का डेट आ गया है परीक्षा का, जिसमें एक टॉपिक आपका एक सिलेबस में एक है ग्राम समाज एवं विकास। इससे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको परीक्षा में ये तय करा देंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो हम अब कम समय बचा है, तो इसमें जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सिलेबस में दिया है आपके ग्राम समाज एवं विकास में जितने भी चीज़ें हमको पढ़नी है, उससे हर एक टॉपिक से जो है हम साथियों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसको एक एक करके देखेंगे। ठीक, तो आज पहला टॉपिक हम लेकर आए हैं। पहले से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उनका एक संग्रह लेकर आया हूं, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाला साथियों, एक भी प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सब छटे छटाए प्रश्न हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो बन रहे थे प्रश्न वही हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न है आपका, ग्रामीण शब्द का समानार्थक क्या होगा। तो ग्रामीण शब्द का समानार्थक साथियों आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ग्रामवासी। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, पारंपरिक और समान जाति से गठित समाज का क्या आशय है। क्या है प्रश्न, पारंपरिक और समान जाति से गठित समाज का क्या आशय है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, लोक समाज। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने प्रश्नों का उत्तर पता था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज है। ये कथन है, कृषक जो है साथियों वो आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज है। यह कथन किसका है। तो यह कथन साथियों आपका क्रोवर का है। क्रोवर का किसका, क्रोवर का। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सब याद करते रहिए, ध्यान से दिमाग में बैठाते रहिए, ये सब बहुत फंसने वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, विकासवादी शहर की अवधारणा का संबंध किससे है। तो विकासवादी शहर की अवधारणा का संबंध किससे है साथियों, रॉबर्ट रेडफील्ड से। किससे, ऑप्शन डी, रॉबर्ट रेडफील्ड से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं। पांचवा, ग्रामों की आबादी का आधार पर इन्हें कितने श्रेणियों में बांटा गया है। ग्रामों को आबादी के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया साथियों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए साथियों लगातार प्रश्न हम देखेंगे। अगला है 6 प्रश्न नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है। तो 68.84%, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना परसेंट आबादी आपका गांव में ही निवास करता है साथियों। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार किस आधार पर ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया गया है। तो पहला ऑप्शन, इसको हम सब ऑप्शन को एक एक करके पढ़ते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है जीवन स्तर और जनसंख्या घनत्व के आधार पर। दूसरा है जीवन स्तर और जनसंख्या के आकार के आधार पर। तीसरा है जनसंख्या का आकार और जनसंख्या का घनत्व, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही साथी कौन सा उत्तर हो जाएगा। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जनसंख्या का आकार और जनसंख्या का घनत्व। इसी आधार पर संयुक्त राष्ट्र जनगणना ब्यूरो के अनुसार जो है ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में स्थित है। तो बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, या फिर महाराष्ट्र में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या गांव की है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है साथियों। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान है। तो अनुसूचित जनजातियों का प्रावधान अनुच्छेद 342 में है। किसमें, 342 में। अगला प्रश्न है, कृषकों से अर्ध समाज बनता है, यह कथन किसका है। तो कृषकों से अर्ध समाज बनता है, यह कथन आपका साथियों ऑप्शन बी यानी कि जॉर्ज फोस्टर का है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, जब शहर में अलग अलग लोग आकर बसते हैं तो इन्हें किस तरह के शहर कहते हैं। जैसे कोई शहर है साथियों, ये एरिया है और यहाँ से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कई अलग अलग जगहों से आकर अगर यहाँ बसने लगे तो इसको किस प्रकार का शहर कहेंगे साथियों, विजातीय शहर कहा था। क्या, विजातीय शहर। अगला है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, ये सभी को पता होगा। तो भारत में जनगणना साथियों 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में किया गया था।
ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको रट्टा मान लीजिए। 1872 में भारत में सर्वप्रथम जनगणना की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में नियमित रूप से किस वर्ष से जनगणना की जा रही है? नियमित रूप से साथियों, ठीक, तो नियमित रूप से 1881 से साथियों जनगणना की जा रही है भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो बिना समय गंवाए हम 34 प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात 943 साथियों, ऑप्शन बी, यानी कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। यानी अगर 1000 पुरुष हैं तो 943 महिलाएं हैं, जो कि काफ़ी ख़राब है। सबसे अच्छा लिंगानुपात कहाँ का है साथियों? केरल का है। और सबसे ज़्यादा शिक्षित भी वहीं पर लोग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च स्तर की महिलाओं का निम्न स्तर के पुरुषों से विवाह होने पर क्या विवाह कहलाता है? ठीक, उच्च स्तर की कोई महिला है, उसका विवाह निम्न स्तर के पुरुष से करा दिया जाए तो यह क्या कहलाएगा? प्रतिलोम विवाह कहलाता है, ठीक। यानी कि उच्च स्तर की महिला है और निम्न स्तर का पुरुष है, तो इनका विवाह करने पर प्रतिलोम विवाह कहलाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 12वीं सदी में लिखित पुस्तक मिताक्षर किस विधि में से संबंधित है? किस विधि से संबंधित है? तो मिताक्षर आपका हिंदू विधि से संबंधित है। किससे? हिंदू विधि से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्नों को महत्वपूर्ण जो है। तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए फटाफट। विश्व में सर्वाधिक बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत में। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा किस आधार पर निर्धनता का अनुमान लगाया जाता है? तो निर्धनता का अनुमान साथियों क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर लगाया जाता है। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व बैंक लगाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1871 में प्रकाशित पुस्तक पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है साथियों। अगला प्रश्न, वर्ष 1901 से वर्ष 2001 तक की आबादी का कितने चरणों में विभाजित किया गया? 1901 से 2001 तक की आबादी को कितने चरणों में? 4 चरणों में विभाजित किया गया है साथियों, ठीक। ऑप्शन ए सही है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? केरल में। मैंने अभी बताया केरल में सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा शिक्षा दर जो है वो केरल में है, ठीक। अगला प्रश्न, मानवीय समाज का आधार निम्न में से किसे कहा गया है? तो मानवीय समाज का आधार निम्न में से किसको? परिवार को कहा गया है। एक परिवार में कई प्रकार के लोग रहते हैं, सोचना समझना कार्य सबका अलग अलग रहता है, तो एक समाज का निर्माण यहीं से हो जाता है साथियों। तो समाज का इकाई जो है परिवार है, तो आधार जो है मानवीय समाज का आधार परिवार है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कितने सतत विकास कार्यों की योजना शुरू की गई है? 17। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कितने सतत विकास लक्ष्यों की योजना शुरू की गई है? 17। ऑप्शन सी बिल्कुल सही साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट के रूप में भी आ सकता है। 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसके अनुसार महिलाओं के विवाह की आयु कितने वर्ष की गई? तो आपका ऑप्शन सी सही है, 21 वर्ष। पहले कितना था? 18, पुरुषों का 21 था, तो महिलाओं का भी कितना कर दिया गया? 21 कर दिया गया, ठीक। यानी कि अब 21 वर्ष के पहले महिलाओं का विवाह जो है निषेध है, ठीक। अगला प्रश्न है, ग्रामीण परिवार की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो संयुक्त परिवार गांव में रहते हैं, आपको भी बताया। कृषि भी होता है, कृषि व्यवसाय भी होता है। अनुशासन मध्य परिवार रहता है, यानी कि ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक। अगला आगे बढ़ते हैं। भारत में संयुक्त परिवारों की सर्वाधिक संख्या मिलती है। संयुक्त परिवार क्या होते हैं साथियों? एक में जो मिलकर रहते हैं सभी, यानी कि चाचा चाची हैं, दादा दादी, सब एक में मिलकर एक में रहते हैं। तो ऐसे परिवारों की संख्या साथियों कहाँ सबसे ज़्यादा है? ग्रामीण समुदाय में, गांव में सबसे ज़्यादा है, ठीक। ग्रामीण समाज से संबंधित है क्या? ग्रामीण समाज से क्या संबंधित है? तो आपका कृषि संबंधित है, कृषि, और सभी नहीं है संबंधित, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
ग्रामीण समाज निम्नलिखित में से किसका घोतक है? तो ये क्या विश्वसनीयता का घोतक है? नहीं। समग्रता, जटिलता, नहीं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही, सरलता का घोतक है कौन? ग्रामीण समाज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है साथियों? ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार के समाज के अंतर्गत आता है? तो ग्रामीण क्षेत्र साथियों परंपरागत समाज के अंतर्गत आता है। किसके? परंपरागत समाज के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण समाज में कृषि के अतिरिक्त किए जाने वाला कार्य इनमें से कौन सा है? तो ग्रामीण समाज में के लोग क्या करते हैं? क्या उद्योग करते हैं कि शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा? क्या दूसरे नंबर पर क्या है? खेती के अलावा पशुपालन करते हैं गांव के लोग सबसे ज़्यादा। ठीक। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज के लोगों को इनमें से किस किस आपदा का सामना करना पड़ता है? तो सूखा, बाढ़, सूखा, पाला, ये सब करना पड़ता है। यानी तो उपयुक्त तो सभी गांव के लोगों को बाढ़ का सामना, सूखा का सामना, पाला का सामना, ये सब का करना पड़ता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को क्या कहते हैं? एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को साथियों क्या कहते हैं? उद विकास कहते हैं। उद विकास, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं डाल दूंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक कौन? विलेज, इंडियन विलेज की। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एस सी दुबे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट मान लीजिए। इंडियन विलेज के लेखक एस.सी. दुबे हैं। तो वीडियो को कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, धन्यवाद।